एक वह भी समय हुआ करता था हमारे नेशनल कैपिटल में जब बॉम्ब ब्लास्ट आम सी बात हो गई थी। लोग घर से बाहर निकलने से पहले एक बार सोच लेते थे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए मार्केट में। लेकिन 2011 के हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद सरकार ने काफी हद तक ये जो टेरर मॉड्यूल्स हैं हमारे देश के अंदर उनको काबू पा लिया था। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था वो जो टैप था उसको रोकने में सक्सेसफुल हो गए थे। कम से कम दिल्ली में पिछले 14 सालों में हमने कोई मेजर टेरर अटैक इसीलिए नहीं देखा, बॉम्ब ब्लास्ट इसीलिए नहीं देखा। लेकिन अब 2025 के एंड में आकर 14 साल बाद एक और टेरर अटैक जैसी गतिविधि हो चुकी है। ऑल्दो सरकार अभी भी सारे ऑप्शंस कह रही है दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल दी ऑप्शंस, लेकिन अब ये तार जो है इस ब्लास्ट के ये टेरर की तरफ ही संकेत कर रहे हैं। जो चीजें मिल रही हैं, जो अरेस्ट हो रही हैं, उससे यह समझ में आ रहा है कि यह कोई सिलेंडर ब्लास्ट तो जरूर नहीं था, यह सीएनजी ब्लास्ट जरूर नहीं था। लेकिन क्या है इस ब्लास्ट का असली कारण? क्या एक बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? एक मेजर टेरर अटैक हम अवॉइड कर पाए हैं, वो जानना भी काफी जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि आज का एपिसोड हम शुरू करें, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो आपके सामने रखें। प्लीज अंडरस्टैंड कि भैया इसको लेकर इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन हो चुकी है, इतने ज्यादा थ्योरीज बन रहे हैं, बंटवारे की राजनीति भी चल रही है। पहले हमें सारे तथ्य समझने होंगे, पहले सारे फैक्ट समझने होंगे, उसके बाद हम फिंगर पॉइंटिंग जरूर कर सकें। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में पहले समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है। जो 13 लोग मरे हैं उनमें कितने लोग की शरणा हो चुकी है, किस तरीके से अभी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, रेड फोर्ट को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और क्यों हम कह रहे हैं कि अब ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट्स ऑफ टेरर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये खतरनाक ट्रेंड की तरफ भी हमें ये चीज दिखाता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्यों अभी जैसे हम ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां सर्चेस क्यों चल रही है। पहले समझते हैं कि ब्लास्ट के पहले क्या हुआ। यह जो I-20 गाड़ी के बारे में जो सारी इन्वेस्टिगेशन है पहले उसको समझते हैं। क्यों पहले जो कुछ घंटों में इसको सीएनजी ब्लास्ट बोला जा रहा था, क्योंकि हमें कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिले। और फाइनली फिर टेरर लिंक के बारे में भी बात करेंगे और हमारे देश को फिर से बांटने की कैसे तैयारी हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि यह जो गाड़ी है HR26C37674, पहले तो जो खबरें आई थी तो कोई कह रहा था मारुति इको है, कोई कह रहा था स्विफ्ट डिजायर है, लेकिन अब हम कंफर्म तरीके से बोल सकते हैं और इसीलिए स्पेकुलेशन करना ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है। सफेद रंग की I-20 गाड़ी जो कि 3 घंटे से सुनहरी मस्जिद पर खड़ी हुई थी और जब वहां से शाम को निकलती है तो एकाएक उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। अब इसको बैक ट्रेस करके अब इतना तो एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया है कि इस गाड़ी की जो मूवमेंट्स हैं वो हमें मालूम है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जानना जरूरी था कि ये गाड़ी आई कहां से है। और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल जो अभी अनकवर हुआ है उससे इस कार के जो तार जुड़े हुए हैं उसको समझना जरूरी है कि ये एक्सीडेंट है या किसी टेरर मॉड्यूल का ही एक हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ अ टेरर अटैक। 8:04 में ये गाड़ी एंटर करती है दिल्ली में। पुलिस ने इसका सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज कर दिया है। फरीदाबाद से एंटर करती है दिल्ली की तरफ बदरपुर बॉर्डर से। तो हमें मालूम है कि यह गाड़ी फरीदाबाद से आ रही है, वही फरीदाबाद जहां इतना बड़ा एक टेरर मॉड्यूल भी बस्ट हुआ है। उसके बाद दरियागंज कश्मीरी गेट सेंट्रल दिल्ली में ये गाड़ी काफी चक्कर काटती है। क्या इंटेंशन था इस गाड़ी का, चक्कर क्यों काट रही थी? पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी या अपने को कहीं प्लांट करने की कोशिश कर रही थी? यह अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लगाना होगा। उसके बाद 3:19 पर यह पार्किंग में घुसती है सुनहरी मस्जिद के पास एंड 622 पर वहां से एग्जिट करती है। अब यह भी पता लगाना होगा कि इस गाड़ी में कितने लोग एग्जैक्टली बैठे थे, पार्किंग में क्या हुआ, इतनी देर तक पार्किंग गाड़ी में क्या था। लेकिन ये गाड़ी पार्किंग से निकलने के पहले ही 7 बजे के आसपास फट जाती है सुभाष मार्ग पर जो गेट नंबर 1 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सामने। सो ये हमें सीक्वेंस तो डेफिनेटली मालूम है। अब ये जो मास्ड मैन है गाड़ी में जो सीसीटीवी फुटेज में भी हमें देखने को मिल रहा है, इसे कहा जा रहा है यह डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अब ये डॉक्टर उमर मोहम्मद बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। अभी जिंदा है या मुर्दा है इसके बारे में भी पुलिस अभी हमें बताएगी। लेकिन हो सकता है कि यही इसी ने ही इस गाड़ी को इस तरीके के सॉर्ट ऑफ फिदाइन अटैक में भी इस्तेमाल किया हो। अब पहले ब्लास्ट की बात कर लेते हैं और फिर टेरर अटैक की बात कर लेते हैं। क्यों इसको इनिशियली एक टेरर अटैक सरकार ने बोलना भी ना चाहा एंड थैंकफुली मीडिया चैनल्स भी इस पर उतना नहीं कूदी, क्योंकि पहले लग रहा था इनिशियल मोमेंट्स पर कि ये कोई एक सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखो तो उससे साफ हो जाता है और जो आई विटनेसेस हैं उनकी बातों से भी साफ हो गया था कुछ ही देर में।
कि ये सीएनजी ब्लास्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हाँ, हमारे देश में सीएनजी की गाड़ियों में कभी कभी ब्लास्ट होता है, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से होता है। लेकिन इतना इतना जो ब्लास्ट रेडियस है, इतना जो नॉइज है, वो डेफिनेटली नहीं होता है। लेकिन कॉप्स भी कंफ्यूज थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इसलिए कंफ्यूज थे क्योंकि उनको कोई एक्सप्लोसिव नहीं मिला। जनरली क्या होता है, जब आरडीएक्स या कोई और एक्सप्लोसिव होता है तो ब्लैकनिंग ऑफ द कार हो जाता है, वो कार्बन छोड़ता है, रेजिड्यू छोड़ता है, केमिकल आपको ट्रेसेस वहां मिलती हैं, क्रेटर आपको वहां मिलता है। लेकिन ऐसी चीजें जो एक स्टैंडर्ड ब्लास्ट में होती हैं, वो यहां नहीं मिली है। एंड दैट इज वाई दिस ब्लास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह अलग तरीके का ब्लास्ट है और अब एजेंसीज को भी इसको समझने की जरूरत है। अब यह समझ में आ रहा है और इसीलिए थोड़ा सा वेट करके ही सारी चीजों को जानना जरूरी होता है। अब यह बात सामने आ रही है कि यह ब्लास्ट इतना बड़ा था, सीएनजी नहीं था। लेकिन ट्रेसेस भी जो हमें केमिकल्स के नहीं मिले, वो इसलिए क्योंकि यह अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल या एनएफओ के वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो फर्टिलाइजर में, अमोनिया रिच फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट को आप मार्केट से खरीद भी सकते हो। अपने आप में वो कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, वो क्षति नहीं पहुंचा सकता है। किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स मिलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ से, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा है शामिल है। और यहीं से बात आती है डॉक्टर उमर नाबी की, जो कहा जा रहा है जो डॉक्टर गाड़ी चलाकर इस गाड़ी को यहाँ लाया था। इस अटैक में शायद मारा भी गया है। अभी उसकी पुष्टि सरकार करेगी, वेदर ही इज अलाइव और डेड। यह भाई साहब पैनिक कर जाते हैं जब गानी को अरेस्ट किया जाता है एंड ही वाज मिसिंग। अपेरेंटली पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। जब ये भाई साहब फरीदाबाद से गाड़ी दिल्ली लाते हैं, गाड़ी दिल्ली में घुमाते हैं और फिर यह गाड़ी में एक्सप्लोजन हो जाता है, तो वो गाड़ी दिल्ली में क्यों घुमा रहे थे, ये एक्सप्लोजन ऑल ऑफ सडन होता है या वहीं टाइम प्लान वहां एक सब एक्सप्लोजन था, ये बात सामने आनी है। ये है डॉक्टर उमर नाबी, इनकी बात अभी चल रही है, इज द प्राइम पर्सन बिहाइंड द ब्लास्ट। अब यह गाड़ी में अकेले थे, इनके गाड़ी के साथ और कौन था, यह भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पुलिस कह रही है कि एक फोर्थ डॉक्टर को लखनऊ से पिकअप किया गया है फॉर क्वेश्चनिंग और इसको डॉक्टर्स कह रहे हैं व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम की। ये जो है रेडिकलाइजेशन जो हुआ है इवन अमोंग्स डॉक्टर्स, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेकिन व्हाई दिस अटैक इज डिफरेंट इज, एक तो हमें समझ में नहीं आया कि पहले सीएनजी है या टेरर अटैक है, उसमें हमें केमिकल्स नहीं मिले, अलग किस्म का ब्लास्ट है। दूसरी एक और बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, आइदर कोई डोमेस्टिक टेरर विंग हो या कोई अक्रॉस द बॉर्डर टेरर विंग हो। पुलिस तो कह रही है कि इंट्रस्ट इंटरनेशनल एक टेरर सिंडिकेट को बस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और जिम्मेदारी कोई ले या इसकी सच्चाई हमें पता चले या ऐसे टेरर अटैक्स हम रोक पाए, उसके लिए आप जितना भी एआई लगाना चाहते हो, सर्वेलेंस लगाना चाहते हो, एनिमेशन करना चाहते हो, सीसीटीवी लगाना चाहते हो, वो जब तक ना आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा तब तक आप ऐसे टेरर रिंग्स को बस्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं सरकार को भी यह समझना होगा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो लोगों को ट्रस्ट उनका जीतना है, उसी से ही ऐसे टेरर अटैक्स रोके जा सकते हैं। अदरवाइज जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो अपना काम कर देंगी, लोग एकदम चुपचाप बैठेंगे, सरकार को नहीं बताएंगे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आप एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कर लीजिए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं रह सकते हो। और इसका एक छोटा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, हमारे देश में अगर आप देखो किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट आजकल होता है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट होता क्यों है, आपने कभी सोचा है? वो इसलिए होता है क्योंकि बंदा के पास इतना ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पर कि वो जाकर पुलिस को रिपोर्ट करे कि ये देखिए मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझे डिजिटली अरेस्ट कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। उसको लगता है कि सिस्टम अपने आप में इतना करप्ट है कि ये पुलिस वाले को मैं पैसा दे दूंगा मेरी जान बच जाएगी। पुलिस इज सीन एज एन एनिमी, स्टेट इज सीन एज एन एनिमी। वो स्टेट को भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा, तभी ऐसे जो रेडिकल्स हैं उनका भांडा फोड़ हो सकता है बिफोर दे डू समथिंग वेरी टेरेबल। तो फंडामेंटलिज्म का राइज तो डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ ही हमें चेक करना पड़ेगा। अब बात यह है कि इस जो 13 लोग मारे गए हैं उनकी मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बस ये हो रहा है कि हाँ, दिखाया जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सरकार सब कुछ ठीक से कर रही है। लेकिन अगर 300-400 कोई कह रहा है 3 टन एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, तो ये कहां से आए ये एक्सप्लोसिव्स? कैसे आ गए हमारे देश के अंदर एक्सप्लोसिव्स? कैसे जमा हो गए इतने इतने हाई क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव? उसका भी जवाब हमें देखना पड़ेगा।
लेकिन सम क्रेडिट वेयर ड्यू। कम से कम टेलीविजन में जब हमने देखा तो कल कम से कम हमने पूरा वॉर ऐलान कर नहीं दिया था, अटैक नहीं कर दिया था, तो टीवी भी थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करके कल चल रहा था कि भैया पहले पता कर लें व्हाट आर द फैक्ट्स, लेट्स गेट फैक्ट्स इन प्लेस। और वही हमें अभी भी करने की दरकार है। और मेरा फाइनल रिक्वेस्ट आपसे इसीलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि जहां हमने देखा है पुलवामा के बाद शायद हमारी सबसे बड़ी फेलियर यही रही कि अगर पाकिस्तान ने ये चाहा था और जिस तरीके से लोगों को चुन चुन कर मारा गया था और बोला गया था यह मैसेज देना हमने किसको मारा था, क्या पढ़ा के मारा था, तो उससे यही था कि देश में बंटवारा किया जाए। और वो बंटवारा हुआ भी फिर से। तो टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ उससे ज्यादा मेरे ख्याल से जो लोगों में बंटवारा जो कर दिया पहलगाम के बाद, वो मेरे ख्याल से, और दैट वाज द वर्स्ट पार्ट की वी एस अ नेशन डिड नॉट स्टैंड इस वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां वो टेरर के आका पाकिस्तान में बैठे हो वो उस समय हंस रहे थे। ये जो भी जिसने भी ये अटैक करवाया है, जिसने भी ये ब्लास्ट करवाया है, कौन सा टेरर मॉड्यूल, जो सा टेरर मॉड्यूल है वो भी हंसेंगे पीछे अगर हम अभी बंटवारे की राजनीति में फिर से घुस गए। ऑलरेडी अस वर्सेस देम करने की कोशिश हो चुकी। नोटिस करिएगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से अननेम्ड एनोनिमस हैंडल्स नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि सरकार जल्दी से जल्दी काम करे, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, जल्दी से जल्दी जो कल्परेट है उसे ढूंढे, बल्कि ये कि देश में नफरत की राजनीति को कैसे फैलाई जाए, अस वर्सेस देम कैसे कराया जाए। और मोस्ट ऑफ दी अकाउंट्स आप नोटिस करोगे इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई निशान नहीं है, ये आज है कल नहीं है। कौन है ये अकाउंट्स? क्या हो सकता है ये कोई इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, अक्रॉस द बॉर्डर अकाउंट्स हैं? बिल्कुल हो सकता है। मेरे ख्याल से तो सरकार को इनको भी ट्रेस करना चाहिए जो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से देश में बंटवारा करने की भी राजनीति करते हैं। आई थिंक फिर से हमें इस ट्रैप में नहीं घुसना चाहिए और इस ट्रैप से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड ओनली वी विल स्टैंड। और सबको मालूम है, हमारे दुश्मनों को भी मालूम है कि यूनाइटेड इंडिया के सामने कोई टिक नहीं सकता है, इसीलिए हमें बांटने की कोशिश हो रही है। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने बहुत ही क्लियरली आपके सामने रखा है। ये इन्फॉर्मेशन आज अगले 5 घंटे में, अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में बदल भी सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अब हमारे सामने आ चुकी हैं। सर्टेन एलिमेंट्स डेफिनेटली वर इन्वॉल्वर्ड, सर्टेन डॉक्टर्स डेफिनेटली वर इन्वॉल्वर्ड। ये डॉक्टर्स को किसने इंडोक्ट्रिनेट किया, कहां से ट्रेन किया? ये डॉक्टर अहमद गाई, डॉक्टर अदील मजीद, डॉक्टर उमर नाबी, इनके जो एंटीसेंट्स हैं, इनके तार किस किस के साथ जुड़े हैं ये पता लगाना जरूरी है। इनको बॉम्ब मेकिंग टेक्निक्स कहां से आई कि अमोनियम नाइट्रेट से इतना ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट तैयार कर लिया जिससे 13 लोग मारे गए? क्या ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल था? किसी तरीके से इस गाड़ी को कहीं और पोजीशन करना था, गलत समय पर ब्लास्ट हो गया? यह पता करने की जरूरत है। तो अभी बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब हमारे पास नहीं है। प्लीज डू नॉट स्पेकुलेट, लेट द गवर्नमेंट कम आउट एंड गिव इनेशन। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी बैठती है कि हर दिन आकर डेफिनेटली कोई इन अपडेट दे, क्योंकि अगर जीरो अपडेट होगा तो स्पेकुलेशन और भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं रिस्पांसिबिलिटी लेने की भी जरूरत है कि क्या यह एक मिस था, या क्या हमने एक और बड़ा टेरर अटैक रोक दिया है। आइदर केस प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी यूनाइटेड, प्लीज अफवाहों पर बिलीव ना करें, लोगों को हमें और बांटने ना दें। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग देशभक्त पर। ऑफ कोर्स इसके बारे में जितना भी वेरीफाइड लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बट स्पेकुलेटिव इन हम यहाँ नहीं देंगे।